नमस्कार। ये पॉलिटी का लेक्चर नंबर 2 है। इसके अंदर हम सेकंड जो टॉपिक है प्रस्तावना उसको कवर करेंगे। तो यहाँ से हम प्रस्तावना में प्रवेश कर रहे हैं। ये प्रस्तावना चैप्टर होगा। एक बात और आप लोगों से बोलनी है कि इससे पहले मैंने इकोनॉमी का एक अरुण सर का एक वीडियो अपलोड किया था, उसके हैंड रिटन नोट्स एक अरुण सर के एक। तो उस वीडियो के कमेंट में लोग कमेंट कर रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में कि सर पीडीएफ दे दो। तो प्लीज़ पीडीएफ मांगकर शर्मिंदा ना करें। पहली बात तो यह है कि पीडीएफ जो है मार्केट में इजीली मिल जाती है। ये बड़े सर हैं, बहुत बड़ा नाम है, एक अरुण सर है, राजेश मिश्रा सर है, विकास दिव्यकीर्ति सर है, इन ये बड़े नाम हैं। तो इनकी पीडीएफ तो आपको आसानी से मार्केट में ऑनलाइन भी मिल जाती है, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे इनके नोट्स की हैंड रिटन नोट्स की आराम से मिल जाती है। लेकिन और आप वहाँ से ले सकते हो। मैं पीडीएफ आप लोगों को इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि देखो इतना सिंपल तो लिखा हुआ है इसमें, वो मैं सिर्फ रीड ही कर रहा हूँ उसको। तो आप इसमें देख के लिख लो, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इसकी बजाय कि आप पीडीएफ मांगो फिर उसको स्टोर करके रखो, क्या फ़ायदा। अगर आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन परचेज कर लो, नहीं तो उसमें से देख के लिख लो और पढ़ लो। सिंपल सी बात है। हो सकता है मेरी बात बुरा लगी हो, आई एम सॉरी। तो चलो शुरू करते हैं। प्रस्तावना प्रियम्बल। यहाँ पर प्रस्तावना में सबसे पहले लिखा हुआ है हम भारत के लोग। इसमें यहाँ पर जो इसको तोड़ा गया है बीच में से, इसको अलग अलग पार्ट में समझने के लिए यहाँ लिखा हुआ है। देखो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य या लोकतांत्रिक गणतांत्रिक। यहाँ पे गणराज्य भी लिख सकते हैं, गणतांत्रिक भी आ सकता है। दूसरा यहाँ पे है न्याय का यहाँ पे डिनोट किया जस्टिस, जे से। न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। तीसरा है यहाँ पे स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की। चौथी चीज़ है यहाँ पे समता यानी इक्वलिटी, प्रतिष्ठा और अवसर की। और पांचवी चीज़ है बंधुता और एकता और अखंडता, यह फर्टर्निटी। इसमें यहाँ पे ये जो वर्ड लिखे हुए हैं JLE और F, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। सर ने कहा कि आप लोगों को मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ याद करने की। तो सर ने बताया है कि J का मतलब है एक जवाहर, L का मतलब लाल और E का मतलब एडविना और F का मतलब फ्रेंडशिप। मतलब जो एडविना माउंटबेटन थी, जो लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी, उनसे जवाहरलाल नेहरू जी की फ्रेंडशिप थी। तो इसी को उन्होंने यहाँ पे ट्रिक बना दिया है, जवाहरलाल एडविना फ्रेंडशिप। इससे आप याद रख सकते हो, जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। आगे इसमें है, देखो मैंने कहा ना सर की अप्रोच बिल्कुल अलग है, वैसे नहीं पढ़ाते हैं। उनके पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा यूनिक है, बाकी टीचर्स से थोड़ा सा भिन्न है। सब टीचर अलग अलग होते हैं तो वो भी थोड़े अलग हैं। तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ लिए कुछ सवाल। प्रस्तावना को समझने से पहले की शुरुआत ही हम सवालों से करते हैं। देखो पहला सवाल ये है, पहला प्रश्न जो है वो ये है कि हम भारत के लोग क्या सरकार को कोई शक्ति प्रदान करते हैं। ये जो फ्रेज है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है हम भारत के लोग क्या सरकार को कोई शक्ति प्रदान करता है अथवा इस पर प्रतिबंध आरोपित करता है। दूसरा सवाल क्या है, वो ये है कि समाजवाद पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना से हटा दिया जाना चाहिए। तीसरा है प्रस्तावना की संविधान की व्याख्या करने में उपयोगिता क्या है। चौथा है क्या प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। और पांचवा है प्रस्तावना संविधान का दर्शन है और आत्मा है, इसीलिए इसमें लिखित आदर्शों की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है। हम भारत के लोग, चलिए सबसे पहले एक एक सवाल का जवाब देते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है हम भारत के लोग। प्रस्तावना में हम भारत के लोग से सभी भारतीय नागरिकों की सर्वोच्चता का उदाहरण प्राप्त होता है। सभी भारतीय नागरिक, ये पॉइंट नोट करने के लिए, नागरिक यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी भारतीय नागरिकों की सर्वोच्चता का उदाहरण प्राप्त होता है, जो लोकतंत्र का सर्वाधिक बेहतर आयाम है। और भारत में संसद की शक्ति से बड़ी संविधान की शक्ति है, यानी संसद से भी अगर कोई बड़ा है तो वो है संविधान। और संविधान से भी बड़ी शक्ति आम जनता की है, और अगर संविधान से बड़ा है तो वह है आम जनता, क्योंकि संविधान जन सर्वोच्चता के विचार का प्रतीक है।
संविधान जो है वो सर्वोच्च नहीं है, वो संविधान जन सर्वोच्चता का प्रतीक है। आगे है, प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग शक्ति का कोई स्रोत नहीं है। हम भारत के लोग हैं, वो शक्ति का स्रोत नहीं है, इसलिए भारत में किसी विधि के निर्माण का अधिकार संसद को है और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की शक्ति भी संसद के पास है। इसीलिए बेरूबारीवाद में 1960, बेरूबारीवाद कब हुआ? 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय देते हुए कहा कि यदि भारत के किसी भूभाग को अन्य किसी विदेशी राज्य को सौंपना है तो इसके लिए जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है। जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कच्चा तीवू द्वीप, जो अभी कुछ दिनों पहले खबरों में रहा था चुनाव के दौरान, कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को देने के लिए जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है और न ही दिल्ली को राज्य का दर्जा देने हेतु किसी जनमत संग्रह की आवश्यकता है, क्योंकि जनता संप्रभु है। लेकिन निर्वाचन के माध्यम से जनता ने यह शक्ति जो है संसद को सौंप दी है और संसद जो निर्णय लेगी वो ही सर्वोच्च होगा, क्योंकि संसद ही जनता की जो प्रतिनिधि है। अब बात करते हैं यहाँ पे संसद में, यहाँ पे जन संप्रभुता है संसद को। अब मान लो यूपी का कोई हिस्सा बिहार को देना है तो ये सामान्य विधि होगी, अनुच्छेद 3 के माध्यम से इसको संशोधन मतलब करके बदलाव करके और यूपी का हिस्सा जो है वो बिहार में या बिहार का हिस्सा यूपी में दिया जा सकता है। लेकिन अगर भारत का हिस्सा बांग्लादेश को देना है तो उसमें अनुच्छेद 368 में परिवर्तन करना होगा, इनकी संविधान में संशोधन करना होगा। इसीलिए जन संप्रभुता का वास्तविक अर्थ यह है कि जनता ने अपनी इच्छा संसद को सौंप दी है और जनता की इच्छा के अनुसार संसद समय समय पर संविधान संशोधन करती है, अनुच्छेद 368। इसीलिए उदाहरण के लिए हाल ही में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन किया गया, 106वां संविधान संशोधन 2023। ठीक है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा, यदि कोई भी भारत के संविधान से असहमत है तो उसे संसद में 2/3 बहुमत प्राप्त करने की आवश्यकता होगी और संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है। अब जो सेकंड सवाल था, जो सेकंड प्रश्न था, उसका जवाब यहाँ है। समाजवाद और पंथ निरपेक्षता संविधान यानी कि प्रस्तावना से हटाने संबंधित विवाद। पंथ निरपेक्ष राज्य का आशय या अभिप्राय क्या है? नकारात्मक रूप में पंथ एवं राज्य के बीच अलगाव अथवा पृथकता को ही पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाता है, जिसके अनुसार राज्य का न तो कोई पंथ होगा और न ही राज्य किसी पंथ का विरोधी होगा। भारत में पंथ निरपेक्षता का एक सकारात्मक अर्थ भी है, जिसके अनुसार राज्य सभी धर्मों का समान सम्मान करेगा। संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य के आधार, हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य के क्या क्या आधार दिए हैं? पंथ निरपेक्ष राज्य संविधान में उल्लेखित समानता के सिद्धांत का ही विस्तार है, क्योंकि धार्मिक राज्यों में सदैव बहुमत के पंथ को ही आधिकारिक पंथ मान लिया जाता है, जिससे अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होना स्वाभाविक है। दूसरा, संविधान में प्रत्येक नागरिक को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19, तथा प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण के रूप में किसी भी पंथ को मानने की आज़ादी है। इसीलिए व्यक्ति की आस्था और अंतः मन का निर्धारण राज्य नहीं कर सकता, अपितु यह व्यक्ति का चयन है। उच्चतम न्यायालय ने एसआर बोमईवाद 1994, देखो यहाँ पे लिख रखा है, एसआर बोमईवाद 1994 में निर्णय देते हुए कहा कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है, जिसे संविधान संशोधन द्वारा भी छीना नहीं जा सकता या समाप्त नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या प्रस्तावना में उल्लेखित तिथि यानी कि 26 नवंबर 1949 के परिवर्तन के बिना इसमें संशोधन संभव है। जो तीसरा सवाल था वो था समाजवाद को लेकर। समाजवाद क्या होता है? समाजवाद का एक मतलब है पूंजीवाद का विरोध, संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण हो, आर्थिक समानता हो, बंधुता हो और स्वतंत्रता हो, ये सब समाजवाद के आयाम है। अब समाजवाद लाने के दो तरीके हैं। सर कहते हैं कि समाजवाद लाने का पहला तरीका है क्रांति हो, राज्य सरकार को समाप्त कर दिया जाए और
फिर जो समाजवाद स्थापित होगा उसका नाम होगा साम्यवाद। ऐसा जो समाज है क्रांति के से स्थापित होता है उसको बोलते हैं कम्युनिज्म, साम्यवाद, कम्युनिज्म। ठीक है, दूसरा जो तरीका है वो है लोकतंत्र से, संविधान से, मतदान से, धीरे धीरे, वो कहते हैं होले होले। सर कहते हैं होले होले जो संविधान स्थापित होता, समाजवाद स्थापित होता है वो बनता है लोकतांत्रिक समाजवाद। ऐसा जो समाज बनेगा वो बनेगा लोकतांत्रिक समाजवाद। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। जो शुरू में लिखा हुआ था ना, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। दूसरा, सामाजिक न्याय एक व्यापक अवधारणा है जिसमें राजनीतिक और आर्थिक न्याय स्वाभाविक रूप से शामिल हो जाता है। संविधान के निर्देशक तत्व यानी कि भाग 4 में यह उल्लेखित किया गया है कि संपत्ति के केंद्रीकरण को प्रतिबंधित किया जाएगा और उत्पादन की प्रणाली इस प्रकार से संचालित होगी जिससे सामुदायिक भलाई हो सके। यह अनुच्छेद 39B(c) है। ये जो भाषा लिखी है वो 39B(c) की है। आगे है निर्देशक तत्व में लोगों का कल्याण दायित्व निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 38, जिसके अंतर्गत राज्य के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, मनरेगा जैसी योजनाएं संचालित हो रही हैं। 1991 के बाद भारत में उदारीकरण, निजीकरण की नीति अपनाई गई, जिसके बाद समाजवादी राज्य पर आपत्ति उठना स्वाभाविक था। यहाँ पे ये डंडा नहीं है, ये उठना है। आपत्ति उठना स्वाभाविक था। उदारीकरण, निजीकरण के द्वारा राज्य और सरकार ने आम जनता के कल्याण को हाशिए पर नहीं रखा, अपितु अर्थव्यवस्था को कुशल बनाकर आम जनता की समृद्धि की रणनीति अपनाई। इसलिए भारत के प्रत्येक राज्य में एक एम्स की स्थापना की जा रही है। समाजवाद आधारभूत ढांचे का भाग नहीं है। ये यहाँ पर अगर मान लो पीटी में सवाल आ सकता है, कभी स्टेटमेंट में आ जाए कि क्या समाजवाद आधारभूत ढांचे का भाग है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पे सर ने कहा कि समाजवाद जो है वो आधारभूत ढांचे का भाग नहीं है, इसलिए इस शब्द को हटाने में कठिनाई नहीं है। लेकिन समाजवाद आर्थिक विषमता को कम करने का पर्याय है, इसलिए सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की धारणा सदैव प्रासंगिक रहेगी। अगला जो सवाल था वो था लोकतांत्रिक गणतांत्रिक को लेकर। ये क्या है लोकतांत्रिक गणतांत्रिक? देखो, एक मॉडल है ब्रिटेन का जो संसदीय मॉडल है, दूसरा है यूएसए का। ब्रिटेन के मॉडल को वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहते हैं। इसमें पहला है लोकतंत्र, दूसरा यहाँ पे बहुमत का शासन होता है, तीसरा राजा वहाँ वंशानुगत होता है, चौथा लोर्ड सभा होती है जो कि गैर निर्वाचित होती है, पांचवा वहाँ संसद की सर्वोच्चता होती है। लेकिन जो यूएसए का मॉडल है उसमें गणतंत्र होता है, यानी कि रिपब्लिक, शक्ति का जो पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर है, तीसरा राष्ट्रपति वहाँ निर्वाचित होता है, और चौथा दोनों सदन निर्वाचित होते हैं, और पांचवा अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है। आगे है यहाँ पे संविधान की व्याख्या करने में प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है। आखिर संविधान की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना का कैसे उपयोग किया जाता है। पहला देखो, भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या का दायित्व उच्चतम न्यायालय का है, और परंपरागत रूप में उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान की व्याख्या में संविधान के पाठ्यक्रम अथवा विषय वस्तु को ही महत्व दिया है। ठीक है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने केशवानंदवाद 1973 में 1973 से संविधान की व्याख्या के लिए संविधान के शब्दों के बजाय, अब देखना ध्यान से, संविधान के शब्दों के बजाय भावना और संदर्भ पर ज़्यादा बल दिया है। पहले वाले क्या लिखा है, पहले तो परंपरागत रूप में सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता था, विषय वस्तु, पाठ्यक्रम और विषय वस्तु को देखता था, लेकिन अब यानी कि केशवानंद भारतीवाद के बाद में क्या हुआ, संविधान के शब्दों के बजाय भावना और संदर्भ पर ज़्यादा बल दिया गया। इसीलिए आधारभूत ढांचे का विचार प्रतिपादित किया गया। आगे हम गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस को डिटेल से पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा ये बात का विचार प्रतिपादित किया गया। इसी वाद से न्यायपालिका ने यह विचार दिया कि जो शब्द संविधान में लिखे गए हैं उनके भावों को देखना आवश्यक है। जो शब्द लिखे गए हैं वो तो लिखे गए हैं ही, लेकिन उनके भावों को देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हाईलाइटेड है, भाव जो है वो हाईलाइटेड है।
आगे, संविधान ने जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार करते हुए गरिमामय जीवन का विचार दिया। जीवन कैसा हो, गरिमामय जीवन, ये मेनका गांधीवाद 1978 में गरिमामय जीवन की धारणा दे दी, क्योंकि 1973 में जब आधारभूत ढांचे का विचार आया, उसके बाद में जो आर्टिकल 21 है उसका विस्तार किया जाने लगा। इसके पश्चात अनुच्छेद 356 की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को जोड़ दिया। ये ध्यान देने वाली बात है, उच्चतम न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को जोड़ दिया, जिसका उल्लेख प्रस्तावना में है, SR बोम्मईवाद 1994 में। हाल ही में पुट्टास्वामीवाद 2017, हाल ही में क्या हुआ है, पुट्टास्वामीवाद 2017 में उच्चतम न्यायालय ने संविधान की व्याख्या करते हुए पुनः प्रस्तावना का हवाला दिया और न्यायालय ने कहा कि न्याय स्थापित करने के आधार पर स्वतंत्रता को सीमित करना उचित नहीं है। अतः प्रस्तावना संविधान का आदर्श है, उसका दर्शन और सिद्धांत है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान केवल एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, अपितु सामाजिक क्रांति का एक माध्यम है। आगे है प्रस्तावना, जो एक लास्ट सवाल था, शायद अगला जो सवाल था वो था प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। देखो यहाँ क्या लिखा है, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक का मतलब, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक का मतलब होता है निर्वाचित राष्ट्रपति हो, निर्वाचित संसद हो, निर्वाचित विधानसभा हो। दूसरा सामाजिक न्याय, जो हमारे जो प्रस्तावना है वो सामाजिक न्याय की बात करती है। सामाजिक न्याय कहाँ है, निर्देशक तत्व में है। तीसरा स्वतंत्रता की बात करती है। ये लोकतांत्रिक गणतांत्रिक का मतलब, ये जो शब्द है वो, फिर सामाजिक न्याय, फिर स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कहाँ है, ये स्वतंत्रता मूल अधिकारों में है। और चौथा है एकता और अखंडता, ये 370 का हटना और संघवाद, 377 का हटना और संघवाद, जो ये दो टॉपिक हैं, ये एकता और अखंडता को दर्शाते हैं। देखिए सर ने यहाँ पे एक बात बताई जो मैंने साइड में लिख लिया है। सर ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट प्रक्रिया को देखता, मतलब 370 हटने की अगर प्रक्रिया देखता तो उसे रद्द कर देता, लेकिन उसने भावना देखी। इसलिए 370 के हटाने की जो प्रक्रिया थी वो संघवाद को सपोर्ट करती है, एकता अखंडता को सपोर्ट करती है। इसीलिए उसने प्रक्रिया को न देखते हुए भावना को देखा और 370 का जो मुद्दा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया। यहाँ भारतीय संविधान विधि के सर्वोच्च दस्तावेज के साथ, भारतीय संविधान विधि के सर्वोच्च दस्तावेज के साथ प्रस्तावना के माध्यम से आदर्शों का उल्लेख करता है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में केवल आदर्शों का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार अमेरिकी एक ऐसे यूनियन का निर्माण करेंगे जहां न्याय स्थापित होगा, राज्य की रक्षा सुनिश्चित होगी तथा आम जनता के लिए कल्याण के साथ सभी को स्वतंत्रता उपलब्ध होगी। अब यहाँ मैं ऊपर वापस जाके एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ मैंने लिखा है गैर लोकतांत्रिक अनुच्छेद। देखो कुछ अनुच्छेद ऐसे होते हैं जो हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन वो लोकतांत्रिक नहीं है। जैसे आर्टिकल 22 है, 34 है और 352 है। इनको रखना पड़ता हमारे जो, इनको इसलिए रखना पड़ा क्योंकि हमारे देश की एकता अखंडता बनाए रखना जरूरी थी, इसीलिए। अब आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित अवयव विद्यमान हैं। पहला, संविधान निर्माण का स्रोत, ये कौन है, हम भारत के लोग। दूसरा, शासन की प्रणाली, जो वो कैसी होगी, वो संप्रभु होगी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक। तीसरा, इसमें आदर्श क्या होंगे, हमारे जो आदर्श हैं वो समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है और न्याय है, ये हमारे आदर्श हैं। और संविधान निर्माण की तिथि है तो वो क्या है, 26 नवंबर 1949। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय सरकार ने जो संसदीय संघात्मक स्वरूप अपनाया, संसदीय संघात्मक स्वरूप अपनाया गया है, जहां राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभाएं निर्वाचित हैं, मूल अधिकार और निर्देशक तत्व आदर्शों की प्राप्ति का माध्यम है। समूचे भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता अखंडता को अत्यधिक महत्व दिया गया है और मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय एकता अखंडता के आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है। वो मैंने ऊपर आपको दिखाया था ना कोने में, उसका मतलब ये है। इसलिए संविधान में आपातकाल का प्रावधान 352 और बताया था ना 22 और 34 भी साथ में शामिल किया गया। वो इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय एकता अखंडता को हम मूल अधिकारों से ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक राष्ट्र एक में एकता और अखंडता नहीं होगी तब कैसे मूल अधिकार। अगला है प्रस्तावना संवैधानिक व नैतिकता का समावेश है। ये शब्द नोट करने लायक है, आगे इसको विस्तार समझेंगे। संवैधानिक नैतिकता, प्रस्तावना संवैधानिक नैतिकता का समावेश है। उच्चतम न्यायालय ने नवतेज सिंह जोहर वाद 2018, ये जो वाद था वो 2018 में कहा, यदि समाज की नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता के बीच टकराव हो तो संवैधानिक नैतिकता को प्राथमिकता दी जाएगी।
अब ये समाज की नैतिकता और संविधान की नैतिकता क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। समाज कहता है कि लड़कियों का मंदिर में प्रवेश नहीं होगा, जैसे कुछ विशेष मंदिर में, जैसे अयप्पा का मंदिर है, सबरीमाला मंदिर, उसके अंदर। दूसरा, समाज कहता है बहुपत्नी विवाह होगा। दूसरा, विषम लैंगिक विवाह जो होते हैं, विषम लैंगिक विवाह ही मान्य होगा, समलैंगिक विवाह को समाज मंजूरी नहीं देता। तो ये समाज की नैतिकता है। लेकिन संविधान की नैतिकता क्या है? संविधान कहता है कि आज़ादी हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो और न्याय हो। यह तार्किक है, हर अनुच्छेद में है। इसलिए समाज लड़कियों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार देता है, बहुपत्नी विवाह को गलत मानता है और विषम लैंगिक विवाह के साथ साथ समलैंगिक विवाह को भी मान्यता देता है। ये संविधान की नैतिकता है। ठीक है। जैसे राज्यपाल को निर्वाचित मुख्यमंत्री को परेशान करना चाहिए या संघवाद की रक्षा करनी चाहिए, ये भी एक संवैधानिक नैतिकता का सवाल है। आगे देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है संवैधानिक नैतिकता। संवैधानिक नैतिकता को समझते हैं। संकीर्ण रूप में संवैधानिक नैतिकता का विचार प्रस्तावना, मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के भागों में देखा जा सकता है। अगर हम नैरो होकर सोचें तो हम सोचेंगे कि सिर्फ प्रस्तावना, मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों में ही संवैधानिक नैतिकता है। लेकिन अगर व्यापक रूप में संवैधानिक नैतिकता को देखें तो इस संविधान के प्रत्येक भाग और अनुच्छेद में अंतर्निहित है, क्योंकि प्रत्येक संवैधानिक पदाधिकारी के निश्चित संवैधानिक दायित्व हैं और यदि वे इन दायित्वों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो यह संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है। अभी मैंने बताया ना आपको, अभी ऊपर लिखा हुआ था राज्यपाल के बारे में, वो ये वाली लाइन उनके लिए लिखी हुई है। अगला है राष्ट्रपति संवैधानिक पदाधिकारी है और यदि वह प्रशासनिक मुद्दों में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है तो इसे संविधान का उल्लंघन कहा जा सकता है। यही बात राज्यपाल के लिए भी लागू होती है। स्पीकर से तटस्थ और निष्पक्ष व्यवहार की उम्मीद की जाती है, लेकिन स्पीकर का व्यवहार दलीय हितों से प्रभावित होना संवैधानिक मर्यादा के विरुद्ध है। हाल ही में महाराष्ट्र में स्पीकर ने संवैधानिक दायित्वों के बजाय राजनीतिक दायित्वों को पूर्ण किया और सरकार गिरा के दूसरी सरकार बना ली। यहाँ पे अगला है तमिलनाडु के राज्यपाल। अब यहाँ पे राज्यपाल की बात आ रही है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह के बावजूद मंत्री की नियुक्ति से इनकार करना संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना है, इसलिए संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्षतः हम क्या बोल सकते हैं? समाज की नैतिकता आज भी संवैधानिक नैतिकता पर हावी दिखाई देती है। आप देखोगे कि लोग समलैंगिक विवाह को आज भी क्रिटिसाइज करते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं। तो ये यहाँ पे इसी बात को समझाया हुआ है। इसीलिए दूसरा है, इसलिए मैरिटल रेप, समलैंगिक संबंध के मुद्दे पर न्यायालय का दृष्टिकोण सकारात्मक है, लेकिन समाज इसे स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं है। इसके अतिरिक्त दलीय हित संवैधानिक नैतिकता पर भारी पड़ते दिखाई देते हैं। ये निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। एग्जाम में अगर संवैधानिक नैतिकता का सवाल आता है तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक गणतंत्र और व्यवहारिक चुनौतियाँ। लोकतांत्रिक गणतंत्र और व्यवहारिक चुनौतियाँ। विगत 75 वर्षों में भारतीय लोकतंत्र में निम्नलिखित विरोधाभास देखे जा सकते हैं। पहला, भारत में 18 लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक संचालित किए गए हैं और 96 करोड़ मतदाता भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना देते हैं, जबकि मानवाधिकार सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 134 है। ये 2023 के आंकड़े हैं। अतः गरीबी, निरक्षरता, विषमता आदि अभी भी लोकतंत्र के समक्ष विद्यमान गंभीर चुनौतियां हैं। लोकतंत्र का व्यवहारिक पहिया राजनीतिक दल है, जिसमें आज भी आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है और क्षेत्रीय दलों में आज भी परिवार का अत्यधिक प्रभाव है। भारत के लोकतंत्र में राजनीति का अपराधीकरण में वृद्धि, जहां राजनेता चुनाव जीतने के लिए अपराधियों का सहारा लेते हैं, उसके बाद अपराधियों का राजनीतिकरण शुरू होता है, जहां स्वयं अपराधी ही चुनाव जीत जाता है। और 1992 में बोहरा समिति ने यह रिपोर्ट दी कि भारत में राजनेताओं, अपराधियों और नौकरशाहों का एक गठजोड़ स्थापित हो गया है, जो पूरी व्यवस्था को अपने हितों के लिए संचालित कर रहे हैं। अब इसमें निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियां निर्णायक हैं, जहां भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, नागरिकों के लिए सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है और शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है,
और व्यवस्था में निरंतर सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं अवाद योग्य। अवाद योग्य क्या होता है? नॉन जस्टिसेबल। किसी भी विधि या नीति को न्यायपालिका में प्रस्तावना के विरुद्ध होने की चुनौती नहीं दी जा सकती, उसको अवाद योग्य कहते हैं। लेकिन गैर बाध्यकारी या गैर अधिशासित शास्तिपूर्ण यानी कि नॉन इन्फोर्सिबल, न्यायालय, पुलिस या कार्यपालिका, इसमें डीएम आ गया, को इसके क्रियान्वयन का आदेश नहीं दे सकता, इसको बोलते हैं गैर बाध्यकारी। ये जो शब्द यहाँ के बारे में मैं बताता हूँ, किसी बच्चे ने चिट्ठी लिख के सवाल पूछा था, सर अवाद योग्य और गैर बाध्यकारी क्या होता है, तो सर ने इनका जवाब दिया था, तो यहाँ पे कहा कि आप लिख लीजिए। तो ये दो कह सकते हैं ये शब्दावली है, ये दो शब्दावली है जो आपको पीटी में देखने को मिल सकती है। अब कुछ मेंस के सवाल हैं, पहले आए हुए हैं। इसमें पहला है, प्रस्तावना में गणतांत्रिक लोकतांत्रिक शब्द के साथ जुड़े हुए विशेषणों की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। उम्मीद है आप ये सवाल इनका जवाब लिख सकते हैं। दूसरा, प्रस्तावना में विभिन्न विचारधाराओं का किस प्रकार समन्वय और सामंजस्य किया गया है। उदारीकरण, निजीकरण के वर्तमान दौर में समाजवाद की प्रासंगिकता किस प्रकार से देखी जा सकती है, चर्चा कीजिए। तीसरा, प्रस्तावना और संविधान के उद्भव के महत्व को विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में उल्लेखित कीजिए। और चौथा है, प्रस्तावना भारत की आम जनता के बीच होने वाला एक सामाजिक समझौता है जो बाध्यकारी और वाद योग्य नहीं है, फिर भी भारत की राजव्यवस्था की दशा और दिशा निर्धारित करता है, टिप्पणी कीजिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। सर ने कहा कि देखो मैं सिलेबस भी पढ़ा सकता था, पहले सिलेबस समझाता, फिर आप लोगों को बताता इसमें सिलेबस है ये, पर उन्होंने कहा कि आपको अगर कोई भी कंटेंट आप पढ़ते हो, उस कंटेंट से आपके अगर PYQ सॉल्व हो रहे हैं और सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है वो टीचर वो सही पढ़ा रहा है आपको। इसलिए आप इस पे ध्यान दें कि ये सवाल हैं, इन सवालों के अगर आपको सारे जवाब मिल रहे हैं, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हैं। अब ये लास्ट टॉपिक है संविधानिक समझौता, संविधानिक सामाजिक समझौता। यहाँ कहा गया कि प्रस्तावना का निर्माण हम भारत के लोगों के द्वारा किया गया, जिसके अनुसार हम भारत के लोगों के बीच एक सैद्धांतिक समझौता हुआ, जिसमें भविष्य के भारत के निर्माण के लिए उदारवादी, समाजवादी, गांधीवादी जैसे विचारधाराओं के बीच सामंजस्य स्थापित किया गया। प्रस्तावना में यह उल्लेखित है कि हम भारत के लोगों ने संविधान निर्मित और आत्मार्पित किया, जिसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान सभा कोई विधायिका नहीं थी, अपितु संविधान निर्माण के लिए आम जनता के बीच एक समझौता था। उदारीकरण विचारधारा के अंतर्गत स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी गई, जबकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय समाजवादी विचारधारा का परिचायक है। अतः विभिन्न प्रकार की वैचारिक मान्यताओं के बीच का एक मध्यम मार्ग खोजा गया। तो चलिए, इसी के साथ ये जो प्रस्तावना है वो समाप्त होती है। इसके बाद हम जो है वो नीति नहीं, मूल अधिकार पढ़ेंगे। इसके बाद सर ने मूल अधिकार पढ़ाए हैं, तो अगला जो वीडियो होगा वो मूल अधिकार पर होगा। इसी के साथ में थैंक यू।